साल 2022 में गर्मी के मौसम में नासा में टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट पे काम करने वाली टीम ने डेटा को एनालाइज करते हुए कुछ एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किए, जिसमें से 2 प्लैनेट्स अपने पेरेंट स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में थे। अब इनमें से एक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 30% बड़ा था, जो अपने पेरेंट स्टार को 3 दिन में ऑर्बिट कर लेता है, तो वहीं पर दूसरा प्लैनेट पृथ्वी से 70% ज्यादा बड़ा था। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे, हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करने वाले ऐसे अर्थ लाइक प्लैनेट्स को हम एस्ट्रोनॉमी की भाषा में सुपर अर्थ के नाम से जानते हैं, और हम उनके ऊपर नजर रख रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो हमारे लिए हमारे अगले घर की तरह बन सकता है। बट लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, ये सब कुछ ना बिल्कुल झूठ है। सच्चाई यह है कि इन ग्रहों पे आप कभी भी नहीं रह सकते। इसीलिए नहीं क्योंकि ये कई लाइट ईयर्स दूर है, जिस वजह से इन तक पहुंचने के लिए हमें ऐसा अल्ट्रा हाई स्पीड इंजन्स डेवलप करने होंगे कि हम एक लाइफ टाइम में इन ग्रहों तक पहुंच सके। बल्कि इसीलिए क्योंकि इनमें से कोई भी ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह इंसानों के लिए हैबिटेबल नहीं है। पर कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद शायद आपका भी सुपर अर्थ को एज ए रिप्लेसमेंट देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, मानव इतिहास का पहला एक्सोप्लैनेट यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करता है, वो डिस्कवर किया गया था साल 1988 में, जब कुछ टेरेस्ट्रियल मास को PSR B1257+12 नाम के एक पल्सर के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए देखा गया था। एंड एवर सिंस देन वी फाउंड हंड्रेड्स एंड प्रोबेबली थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स थ्रू आउट द यूनिवर्स, जिनमें से कुछ प्लैनेट ना जहां अपने स्टार्स के एक्सट्रीमली क्लोज थे, तो वहीं पर कुछ एक्सट्रीमली फार्दर थे। मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर स्टार के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता ही है जिसमें एग्जिस्ट करने वाले प्लैनेट्स के अंदर वाटर अपने लिक्विड स्टेट में बना रह सकता है, क्योंकि उन स्टार्स में उनके पेरेंट स्टार की एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट ही पहुंच पाती है। इस रीजन को एस्ट्रोनॉमी की भाषा में गोल्डीलॉक्स जोन या फिर सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन के नाम से जाना जाता है। मगर सिर्फ किसी प्लैनेट का अपने पेरेंट स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में रहना ये कंफर्म नहीं करता कि वो हैबिटेबल होगा ही या उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा ही। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट वीनस। देखो, वीनस हमारे सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में आता तो है, जिस हिसाब से उसका टेम्परेचर भी अर्थ के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए था, बट स्टिल वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और कारण क्या है? वेल, इसका कारण है वीनस का एटमॉस्फेयर। देखो, वीनस का एटमॉस्फेयर काफी थिक है और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है, जिस वजह से वहां का तापमान इतना ज्यादा बना रहता है कि ना तो वहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और ना ही ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सकती है। इन शॉर्ट, किसी प्लैनेट का ह्यूमैनिटी को सस्टेन करने लायक बनने के लिए ना सिर्फ उसका गोल्डीलॉक्स जोन में होना जरूरी है, बल्कि उसके एटमॉस्फेयर का भी ऑक्सीजन और वाटर वेपर से भरा होने के साथ साथ पॉइजनस गैसेस से भी फ्री होना भी उतना ही क्रूशियल होता है, ताकि इंसान एटलीस्ट वहां चैन की सांस तो ले सके। इन सर्च ऑफ एक्सोप्लैनेट्स हमने कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी खोजे जो अर्थ के टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बिल्कुल रिजेंबल करते थे, और इन्हीं को अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। देखो, इस समय पूरे ब्रह्मांड में दर्जनों अर्थ लाइक प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, केपलर 186f, GJ452b, 55 कैंकरी E एंड स्पेशली आवर बिलव्ड प्रॉक्सिमा सेंटोरी B, जो कि ना सिर्फ हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट है, यानी अर्थ से महज 4.24 लाइट ईयर्स दूर, मगर इनमें से किसी भी प्लैनेट पर अगर हम इंसान चले जाए ना, तो रह कतई नहीं पाएंगे। रीजन ये नहीं है कि वो गोल्डीलॉक्स जोन में नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में ही है। बट इन सब में ना एक कॉमन सी कमी है, वो है इनकी स्टार प्रॉक्सिमिटी की, मतलब कि इनके स्टार के कंपैरेटिवली इनकी उनसे कम डिस्टेंस की। देखो, हमारा सूरज ना एक येलो ड्वार्फ स्टार है, जिस वजह से उसका गोल्डीलॉक्स जोन उससे काफी ज्यादा दूर एग्जिस्ट करता है, यानी वहीं पर जहां करंटली हमारी अर्थ मौजूद है। मगर जो रेड ड्वार्फ्स होते हैं ना, उनका गोल्डीलॉक्स जोन उनकी कम हीट की वजह से उनके काफी पास मौजूद होती है। अब मुझे पता है कि आप बहुत बड़े डाउट में होंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहे पेरेंट स्टार के पास मिले या दूर मिले, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वेल, देखो, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि स्टार का काम सिर्फ किसी प्लैनेट या आसपास के रीजन में हीट प्रोवाइड करना ही नहीं होता, बल्कि एक स्टार के 2 और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो है
ग्रेविटी और उससे एमिट होने वाली रेडिएशन। और किसी स्टार के आप जितने क्लोज जाएंगे ना, उसके रेड ड्वार्फ होने से भले ही आप पर उसकी हीट उतना एक्सटेंसिवली ना असर करे, मगर इससे ये फैक्ट नहीं बदल जाएगा कि उसके पास उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और उससे निकलने वाली रेडिएशन आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज्यादा असर करती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको फंडामेंटली पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इंसानियत के एग्जिस्ट करने के लिए किसी प्लैनेट के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है, स्पेशली उसका एनवायरनमेंट और पेरेंट स्टार से एस्टैब्लिश होने वाला कनेक्शन। अब इसे समझने के लिए ना सबसे पहले हम स्टडी कर सकते हैं 557.7 लाइट ईयर्स दूर मौजूद केपलर 186f को। कहने को तो ये प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार केपलर 186 को सिर्फ 0.43 AU दूर से ही ऑर्बिट करता है, जिससे कि ये इस स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में तो आ जाता है। मगर ये भी एक हकीकत है कि ये प्लैनेट केपलर 186 के भी गोल्डीलॉक्स जोन के बिल्कुल एज पर मौजूद है, जिससे कि ना सिर्फ इसके द्वारा रिसीव की जाने वाली सोलर एनर्जी अर्थ के कंपैरेटिवली 1/3 है, बल्कि इस स्टार की लाइट भी उतनी ब्राइटनेस के साथ 186f तक नहीं पहुंचती। अब इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझना है ना, तो ये समझिए कि केपलर 186f में पीक दोपहर के वक्त उतनी ही ब्राइटनेस होती है जितनी कि अर्थ में सनसेट के दौरान 1 घंटे पहले होती है। इसी कारण से इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर ही अराउंड -85 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेट किया जाता है, जिसमें पानी तो क्या इंसान भी जम जाएगा। इसका मतलब है कि ये प्लैनेट हैबिटेबल तो क्या हैबिटेबिलिटी के आसपास भी नहीं आता। अब इस प्लैनेट के एग्जांपल में ना बहुत सारे लोग कहेंगे कि केपलर 186f तो मान लो गोल्डीलॉक्स जोन के एज में मौजूद है, इसीलिए उसका टेम्परेचर इतना फ्रीजिंग लो है। मगर ऐसे प्लैनेट्स का क्या जो गोल्डीलॉक्स जोन के मिड या फिर इनिशियल पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं? इसके लिए चलो अब दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, जिसका नाम है केपलर 452b। केपलर 452b अपने पेरेंट स्टार से 1.04 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, नियरली उतना ही जितना कि हमारी अर्थ सूरज से दूर है। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि इसका पेरेंट स्टार केपलर 452b सूरज के कंपैरिजन में 11% बड़ा और 3.7% ज्यादा मैसिव है, जिससे इसकी ल्यूमिनोसिटी सूरज से 20% ज्यादा एस्टिमेट की जाती है। अब इस स्टेट के हिसाब से हीट एंड टेम्परेचर के मामले में ये प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार की तरफ से ऑलमोस्ट वैसे ही कंडीशंस फेस करता है जैसी कंडीशन हमारी अर्थ द्वारा फेस करी जाती है। मगर वो एक चीज जिसकी वजह से केपलर 452b हैबिटेबल कंडीशन में नहीं है, वो है इसके पेरेंट स्टार की ग्रेविटी। देखो, इसके पेरेंट स्टार की ग्रेविटी इस प्लैनेट पर कुछ इस तरह से इंपैक्ट करती है ना कि ये प्लैनेट अपने स्टार की वजह से टाइडली लॉक्ड रहता है। टाइडली लॉक्ड बोले तो ऐसी कॉस्मिक कंडीशन जिसमें जहां प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा स्टार को ही फेस करता है, तो वहीं पर दूसरा हिस्सा हमेशा स्टार के ऑपोजिट साइड में बना रहता है। अब इसका जो हिस्सा हमेशा स्टार को फेस करता रहेगा ना और कभी सनलाइट के एक्सपोजर से दूर हटेगा ही नहीं, वो तो ऑब्वियसली भारी मात्रा में गर्मी का सामना करता रहेगा। भाई, अगर आप दूध को लगातार गर्म होने देंगे तो एक पॉइंट के बाद तो वो भी उबलना शुरू कर देगा। जबकि वहीं पर अगर आप दूध को बीच बीच में ठंडा करते रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी कारण से लगातार पिछले करीब 6 अरब सालों से अपने पेरेंट स्टार से हीट रिसीव करने की वजह से जहां इस प्लैनेट का स्टार फेसिंग एरिया टेम्परेचर वाइज रेगुलरली 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म रहता है, तो वहीं पर इसका इक्वेटोरियल रीजन और नॉन स्टार फेसिंग रीजन जनरली 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर ही रिटेन करता है। जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एक ही प्लैनेट में दोनों ही फेस एक दूसरे के कितने ऑपोजिट कंडीशंस को पोर्ट्रे किया करते हैं। बाकी तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगा लीजिए कि भला 5500 डिग्री सेल्सियस में कोई कैसे ही रह पाएगा। मीनिंग कि दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ एन अर्थ 2.0 जो कि अर्थ के आसपास भी नहीं आता। अब जब बात आती है अर्थ के खत्म होने के बाद ह्यूमैनिटी के किसी दूसरे प्लैनेट पर परमानेंटली एस्टैब्लिश होने की ना, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का। अर्थ का क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट जो अपने पेरेंट स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। Now we tend to always discover and find such technologies जिससे कि हम नियर अबाउट लाइट स्पीड से ट्रैवल करके दूसरे ग्रहों में शिफ्ट हो सके, और इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। पर क्यों? वेल देखो, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जिस पेरेंट स्टार को ऑर्बिट करता है ना, वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है और रेड ड्वार्फ्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं।
प्रॉक्सिमा सेंटोरी बहुत एक्टिवली सोलर फ्लेयर्स को एमिट करता रहता है, और चूंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी से बहुत ज्यादा करीब रहता है, इसीलिए उसके सोलर फ्लेयर से हिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मीनिंग कि वहां पर रिसीव की जाने वाली रेडिएटिव फ्लेयर्स अर्थ से कई गुना ज्यादा होती है, जो किसी भी हैबिटेबल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और रेड ड्वार्फ्स के अराउंड जितने भी हैबिटेबल प्लैनेट्स हम खोजेंगे ना, उन सभी में ये दिक्कत कांस्टेंट रहेगी। अब दूसरी बात ये भी है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी का एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पतला कहा जाता है, और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि वहां पर पूरे प्लैनेट पर काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, जिससे कि वहां का क्लाइमेट भी अर्थ की तरह स्टेबल नहीं रहता, जिससे कि हम सब वहां पर शिफ्ट होकर रह सके। हम अलग अलग आइडियाज हर बार पिच करते रहते हैं, और आए दिन हमें वैज्ञानिक अर्थ 2.2 जैसी कोई प्लैनेट दे देते हैं, बट द रियलिटी इज कि ऐसा कुछ भी फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर प्लैनेट के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्रूशियल कमी होती है कि जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी वहां हैबिटेट करने का सोच ही नहीं सकती, इंक्लूडिंग प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी। इसीलिए इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अनदर प्लैनेट, हमें हर पॉसिबल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ताकि हम अपने करंट होम को प्रोटेक्ट कर सके, अंदरूनी खतरों से भी और बाहरी खतरों से भी। अब दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी राय जरूर सुनना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने बात किया है कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम कैसा दिखा करता था। जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।